Good morning friends, this is Ravi Prajapati and today I am going to explain class 11th business studies chapter 4 business service। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंश्योरेंस। बच्चों हम लोग काफी अच्छे तरीके से फैमिलियर हैं इंश्योरेंस को लेकर, लेकिन इंश्योरेंस को लेकर हमारे दिमाग में जो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, कुछ गलत फहमियां हैं जो कि आज हम फिल्मों को देखकर, सीरियल्स को देखकर बना चुके हैं कि हमने देखा है कई बार कि हम लोग इंश्योरेंस करा लेते हैं और खुद की डेथ दिखाकर हम इंश्योरेंस कंपनी से सारा पैसा ले लेते हैं। तो इस तरह की जो कुछ भ्रांतियां हमारे समाज में हैं या जो हमारे बीच में फैली हुई हैं, जो हमारे दिमाग के अंदर चल रही हैं, वो आज आपके इस कॉन्सेप्ट के बाद दूर होने वाली हैं। क्योंकि इंश्योरेंस क्या होता है ये इस वीडियो में आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इंश्योरेंस के कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं वो भी मैं आज आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। क्योंकि अगर आपको प्रिंसिपल पता है तभी आप इंश्योरेंस का कंप्लीट बेनिफिट ले सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझेंगे हम इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस क्या होता है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को समझ लिया जाए। इंश्योरेंस इज ए कॉन्ट्रैक्ट। इंश्योरेंस क्या है, ये एक कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन टू पार्टीज, दो पार्टियों के बीच में ये एक रिटन एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है, वेयर वाइज वन पार्टी एग्रीज टू इंडेमनीफाई, जिसमें एक पार्टी कवर करती है लॉस को बाय द अदर पार्टी, दूसरी पार्टी को होने वाले लॉस को एक पार्टी कवर करती है और जिसे जाना जाता है नॉन एज प्रीमियम के नाम से। यहां मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ, इसके थ्रू आपको ये समझ में आ जाएगा। जो डेफिनेशन है उसी डेफिनेशन को मैंने डायग्राम में नोट किया हुआ है। सपोज एक पार्टी है एक्स और दूसरी पार्टी है वाई। देयर आर टू पार्टीज, मैंने अभी आपको बताया देयर आर टू पार्टीज, और जो एग्रीमेंट है वो टू पार्टीज के बीच में है। तो देयर आर टू पार्टीज एक्स एंड वाई एंड द रिटन एग्रीमेंट बिटवीन देम इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। एक्स और वाई के बीच में जो रिटन एग्रीमेंट है उसे कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। वन पार्टी एग्री, एक पार्टी जो एग्री हो रही है किस पॉइंट पर, टू कवर द लॉस, वो लॉस को कवर कर रही है किसका, वाई का। एक्स जो है कवर करती है लॉस को, वाई को अगर कोई भी लॉस होता है तो उस लॉस को कवर करने का रेस्पॉन्सिबिलिटी किसने लिया है, एक्स कंपनी ने। एंड ऑन द अदर हैंड वाई भी एक एग्री करता है एक चीज पर, वो क्या एग्री करता है कि वो एक सर्टेन अमाउंट पे करेगा एक्स को, क्योंकि एक्स जो है वाई का लॉस कवर कर रही है, तो इसके बदले में वाई एक्स को एक सर्टेन अमाउंट पे करने का प्रॉमिस करता है। तो इसने जो प्रॉमिस किया है, ये जो सर्टेन अमाउंट पे करेगा उसको कहा जाता है प्रीमियम। ओके, एक्स कंपनी को हम कहेंगे इंश्योरेंस, ये एक्स कंपनी हो सकती है, इसको हम कहेंगे इंश्योरर। और वाई जिस व्यक्ति ने इंश्योरेंस लिया है वो कहलाएगा इंश्योर्ड। और जो पॉलिसी, जो एग्रीमेंट इनके बीच में बना है वो कहलाएगा इंश्योरेंस पॉलिसी। तो दोस्तों ये बिल्कुल डेफिनेशन क्लियर हो गई। एक्स कंपनी वाई से प्रॉमिस कर रही है कि वाई को होने वाले लॉस को एक्स कवर करेगा। ऑन द अदर हैंड वाई भी एक्स को प्रॉमिस कर रहा है कि वो एक सर्टेन अमाउंट प्रीमियम के रूप में एक्स को देता रहेगा। इसी को कहा जाता है कॉन्ट्रैक्ट और हमारी पॉलिसी बनकर आती है, इसे कहा जाता है इंश्योरेंस पॉलिसी। अब इंश्योरेंस पॉलिसी के क्या बेनिफिट होते हैं, क्या इसके प्रिंसिपल्स हैं, इसके प्रिंसिपल बताने से पहले थोड़ा सा कुछ बच्चे ये जानना चाहेंगे कि इंश्योरेंस का बेनिफिट क्या है, इसके फंक्शन क्या हैं। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि इंश्योरेंस कराने से सबसे बड़ा जो बेनिफिट है, एक जो सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो ये है कि हमारा जो रिस्क है वो कंपनी शेयर कर लेती है, यानी पूरा रिस्क हमें अकेले बियर नहीं करता है। जो भी इंश्योरेंस कंपनी है वो हमारे रिस्क को मिनिमाइज करती है, ध्यान रखना एलिमिनेट नहीं करती है, उसे केवल मिनिमाइज करती है, रिस्क को हमारे साथ शेयर करती है। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि हम फ्यूचर में होने वाले लॉस से अपने आप को बचा सकते हैं। हमारा जो लॉस 50 लाख 20 लाख 1 करोड़ जितने का भी हो, हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसे मिनिमाइज कर सकते हैं। इसी पर्पज से हम इंश्योरेंस कराते हैं कि फ्यूचर में अगर हमें लॉस हो तो हम अपने आप को एक बड़े रिस्क से अपने आप को सेव कर सकें। चलिए तो देखते हैं प्रिंसिपल। तो देयर आर 3 प्रिंसिपल आर हियर, मैंने 3 प्रिंसिपल यहाँ लिखे हुए हैं। पहला है अटमोस्ट गुड फेथ,
सेकंड इंश्योरेबल इंटरेस्ट, थर्ड इज इंडेमनिटी। इनका मीनिंग क्या है? तो सबसे पहले एक एक को समझेंगे वन बाय वन। अटमोस्ट गुड फेथ, इंश्योरेंस एंड इंश्योर्ड शुड डिस्प्ले गुड फेथ टुवर्ड ईच अदर इन रिगार्ड टू कॉन्ट्रैक्ट। जब कंपनी और इंश्योरेंस लेने वाला पर्सन, मानो हमने उदाहरण वही लेते हैं एक्स और वाई, ये जो दो पर्सन हैं, एक कंपनी और एक पर्सन जो इंश्योरेंस लेने जा रहा है, इन दोनों को ही कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले, जब वाई इंश्योरेंस के पेपर साइन करने जाए उससे पहले उसे कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए। कंपनी कितना पैसा देगी, कब देगी, किस कंडीशन में देगी, कोई हिडन कंडीशन तो नहीं है। ईच एंड एवरीथिंग शुड बी डिस्प्ले और डिस्क्लोज बाय द एक्स को अपनी कंपनी की हर इंफॉर्मेशन को वाई के साथ शेयर करना होगा। इसी तरीके से सेम वाई को भी अपनी हर इंफॉर्मेशन को एक्स के साथ शेयर करना होगा, अदरवाइज इंश्योरेंस का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा वाई को इंश्योरेंस कराने के बावजूद भी। अगर हेल्थ इंश्योरेंस लेने जा रहे हैं तो आपको अपनी हर बीमारी को पहले ही डिस्क्लोज करना होगा, जिससे कि उस बीमारी को कवर किया जा सके। अगर आपने अपनी कोई भी बीमारी को ओपन नहीं किया, डिस्क्लोज नहीं किया, और बाद में अगर वो बीमारी होती है तो कंपनी उसके लिए आपको कोई भी क्लेम नहीं देने वाली है। तो इसीलिए एक्स कंपनी को और वाई पर्सन को, दोनों को ही अपने पार्ट को डिस्क्लोज करना होगा। यही हमें फर्स्ट प्रिंसिपल बताता है कि एकदम गुड फेथ रखें, एक दूसरे पर विश्वास रखें। सेकंड जो प्रिंसिपल है इंश्योरेबल इंटरेस्ट, ये प्रिंसिपल कहता है द इंश्योर्ड मस्ट हैव एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस। वाई ने इंश्योरेंस कराया है एक्स से, तो उसके लिए कुछ अमाउंट एक्स को पे किया गया है एज ए प्रीमियम। तो वाई चाहता है कि उसे इकोनॉमिक बेनिफिट भी इस पर होना चाहिए, इट इज कॉल्ड इंटरेस्ट। अगर हमने 10,000 रुपए की पॉलिसी ली है पर मंथ, तो साल में हमारा 1,20,000 होता है। अगर हम इसे 10 साल भरते हैं तो 12 लाख रुपए हमारा कंपनी के पास डिपॉजिट होता है। तो कंपनी क्या हमें इस पर कोई इंटरेस्ट पे करने जा रही है या केवल हमारा रिस्क ही कवर करेगी? तो यहाँ ये प्रिंसिपल हमें इसी चीज को एक्सप्लेन करता है कि कंपनी इंश्योरेंस तो देगी, हमारे रिस्क को तो कवर करेगी ही, इसके अलावा हमने जो अमाउंट डिपॉजिट किया है उस पर भी हमें इंटरेस्ट पे किया जाएगा। इट इज द सेकंड प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, हमें इकोनॉमिक बेनिफिट भी यहां मिलेगा। थर्ड इज इंडेमनिटी कवर, इंश्योर्ड इज एंटाइटल्ड टू रिकवर द एक्सटेंट ऑफ द लॉस सफर्ड बाय हिम। इंश्योर वाई जो व्यक्ति है, उसने जो इंश्योरेंस कराया है, अगर उसको कोई भी लॉस होता है तो इस लॉस को पॉलिसी के द्वारा एक्स कंपनी कवर करने जा रही है। ये इंश्योरेंस में हमने पहले ही समझ लिया था, लेकिन कितना कवर करेगी इस बात को यहां ध्यान देने वाली बात है। क्योंकि अक्सर लोग ये सोचते हैं कि अगर हमने 10 लाख की पॉलिसी करा ली, सपोज अगर मैंने अपने घर का बीमा करा लिया, मेरा घर है 5 लाख रुपए का और मैंने 10 लाख रुपए का बीमा करा लिया, अब अगर इसमें कुछ नुकसान होता है तो मैं क्या सोच कर बैठा हूं कि मुझे इंश्योरेंस कंपनी 10 लाख रुपए देगी? तो ऐसा दोस्तों नहीं है। इसी चीज को आपको यहां समझना है। अक्सर लोग इस गलती में होते हैं कि उन्होंने 10 लाख की पॉलिसी करा ली है तो इंश्योरेंस कंपनी उनको 10 लाख देगी या 50 लाख देगी। तो ध्यान से देखें, अगर आपने पॉलिसी ली है, अगर आपकी पॉलिसी की कॉस्ट 10 लाख रुपए है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी पॉलिसी कितने की है, फर्क इससे पड़ता है कि आपका लॉस कितने का हुआ है। अगर लॉस केवल 2 लाख रुपए का है तो कंपनी आपको केवल 2 लाख रुपए ही पे करेगी। इंश्योरेंस में साफ बताया गया था कि ये आपके रिस्क को, आपके लॉस को कवर कर रही है, ना कि अपने पैसे को कवर कर रही है। आपका जितने रुपए का लॉस हुआ है कंपनी उतने रुपए का ही कवर करेगी। फिर कुछ लोगों का क्वेश्चन ये है कि हमने फिर 10 लाख रुपए की पॉलिसी क्यों ली? तो यहां ध्यान देंगे कि आप 2-2 लाख का अगर आपने रिस्क कवर ले लिया है, अगर आपने एक बार 2 लाख ले लिया तो अब भी कंपनी के पास आपका 8 लाख रुपए डिपॉजिट है। इन फ्यूचर अगर आपको फिर उससे लॉस होगा तो कंपनी उस 8 लाख में से फिर आपका रिस्क कवर करेगी। और इस तरीके से कंपनी मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक का रिस्क आपका कवर करेगी। इस चीज को आपको ध्यान रखना है।
कि आपका जो मैक्सिमम रिस्क है वो 10 लाख रुपए का है। वन टाइम आपको मैक्सिमम 10 लाख रुपए दिया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि अगर आपका लॉस 1 लाख रुपए का है और कंपनी आपको 10 लाख देगी, तो इट इज नॉट पॉसिबल। तो थर्ड प्रिंसिपल हमें यही बताता है कि कंपनी हमें केवल हमारा लॉस का ही अमाउंट पे करेगी, उससे ज्यादा नहीं पे करेगी। हमारा फोर्थ प्रिंसिपल है प्रॉक्सिमेट कॉज। द इंश्योरर इज लायबल फॉर द लॉस ओनली व्हेन। इंश्योरर जो है वो आपको लॉस को तभी पे करेगा सच लॉस इज प्रॉक्सिमेटली कॉज्ड बाय द पेरिल्स विच आर स्टेटेड इन द पॉलिसी। इंश्योरर कंपनी आपको तभी पे करेगी जब आपका जो लॉस है वो उन वैलिड रीजन की वजह से हुआ है जो इंश्योरेंस पॉलिसी में नोट किए गए थे। जैसे आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं या आप होम इंश्योरेंस लेते हैं, तो अगर आपको जो पर्टिकुलर बीमारी जो कि पॉलिसी में नोट की गई थी, उन्हीं बीमारी से अगर आप बीमार होते हो तो ही आपको इलाज का पैसा मिलेगा। इसी तरीके से अगर आपने अपने घर का इंश्योरेंस कराया है तो आपको घर में होने वाले हर नुकसान के लिए पैसा नहीं मिलेगा, केवल उसी नुकसान के लिए पैसा मिलेगा जो पॉलिसी में लिखा हुआ था, जैसे आग लगना, चोरी हो जाना। अब आग लगने का कारण अगर वैलिड है तो ही मिलेगा, अगर आग आपकी गलती से लगी है तो नहीं मिलेगा। तो यहां पर आपको ध्यान देना है, प्रॉक्सिमेट कॉज ये कहता है कि जो रीजन है वो वैलिड होना चाहिए और पॉलिसी में नोट होना चाहिए। अगर कोई भी ऐसे कारण से लॉस हुआ है जो कि पॉलिसी में मेंशन नहीं है, तो उस कंडीशन में आपको कोई भी क्लेम नहीं मिलने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज सब्रोगेशन। इंश्योरर गेट्स ऑल द राइट्स अगेंस्ट द थर्ड पार्टी विद रेस्पेक्ट टू सब्जेक्ट मैटर इंश्योर्ड आफ्टर कंपनसेटिंग द लॉस ऑफ द इंश्योर्ड। अगर आपका कोई भी लॉस हो गया है, सपोज इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, मानो वाई कंपनी के पास एक कार थी और उसने कार का इंश्योरेंस कराया हुआ है और ये कार चोरी हो गई है। तो अभी अगर ये इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम ले लेता है तो उस कंडीशन में अगर कुछ समय के बाद ये कार वापस मिल जाती है, पुलिस कार को सर्च कर लेती है, ढूंढ लेती है, तो उस कंडीशन में इस कार के ऊपर जो सारे राइट्स हैं वो एक्स कंपनी के होंगे, ना कि वाई कंपनी की। इसमें एक चीज और भी ध्यान रखनी है कि एक्स कंपनी के सारे राइट होने से पहले अगर वाई क्लेम का पैसा वापस कर देता है कार मिलने के बाद, तो कार पर राइट एक्स वाई का होगा। अदरवाइज अगर वो इस बात को हिडन रखता है कि कार मिल चुकी है और वो नहीं बताता, तो एक्स कंपनी को जब भी पता लग जाएगा कि कार फाइंड आउट हो चुकी है, तो वो कार को वाई से लेकर चली जाएगी। तो यहां पर जो राइट्स होंगे सारे राइट ट्रांसफर हो जाएंगे क्योंकि आप क्लेम ले चुके हो। दैट्स वाई अब कार के ऊपर आपका कोई भी राइट नहीं है। दिस इज द प्रिंसिपल 5, सब्रोगेशन, यानी आप क्लेम लेने के बाद उस असेट्स के ऊपर, उस प्रॉपर्टी के ऊपर से सारे राइट्स खो देते हैं। नेक्स्ट इज कंट्रीब्यूशन। इसको बहुत ध्यान से समझना जरूरी है। कंट्रीब्यूशन प्रिंसिपल बताता है इंश्योरर who has paid the claim amount under an insurance policy। इंश्योरर कंपनी क्लेम जो पे कर रही है किसी भी इंश्योरेंस पॉलिसी का, हैज राइट टू रिकवर द प्रोपोर्शनेट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द अदर इंश्योरर। अगर एक्स कंपनी, फिर से एग्जांपल में आते हैं वापस, मानो वाई कंपनी ने जो इंश्योरेंस लिया हुआ है, अगर एक्स कंपनी ने इंश्योरेंस का पैसा पे कर दिया है वाई को, और इसी वाई ने एक ही प्रॉपर्टी पे 2 इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई हैं, एक पॉलिसी इसने जेड कंपनी से भी ली हुई है और पैसा जो है एक्स ने पे कर दिया है, तो एक्स कंपनी के पास एक राइट है कि वो अपना पैसा जेड कंपनी से ले सकती है प्रोपोर्शन में। प्रोपोर्शन का मीनिंग क्या है, सपोज 1 लाख रुपए का लॉस हुआ है और वाई ने 2 लोगों से पॉलिसी ली हुई है, एक से ली हुई है 2 लाख रुपए की और एक से ली हुई है 50,000 रुपए की। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये एक्स है और ये जेड से, यहां रेशियो मेंटेन करेंगे, 4/1 का रेशियो मेंटेन होगा। तो एक्स कंपनी जो है वाई कंपनी से लॉस को शेयर करेगी, यानी दोनों मिलकर 1 लाख रुपए देंगे। अगर 4/1 के रेशियो में डिवाइड करें तो 80,000 रुपए एक्स कंपनी देगी
और 20,000 रुपए जेड कंपनी देगी, तब एक्स वाई को 1 लाख रुपए रिकवर होने वाला है। अब बात आती है कि हमने तो 2 पॉलिसी ली है, तो हमें 1 लाख ही क्यों मिले, दोनों कंपनियों से अलग अलग पैसा मिलना चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है, एक्स दोनों कंपनियों से अलग अलग पैसा ले सकता है, लेकिन वाई दोनों कंपनियों से अलग अलग पैसा ले सकता है, लेकिन एक्स जो है दूसरी कंपनी से पैसा लेने का राइट रखती है। अगर हम 2 इंश्योरेंस कंपनियों से क्लेम लेने जा रहे हैं तो हमें ये ध्यान रखना होगा, हमें पहली वाली कंपनी को ये डिस्क्लोज करना होगा कि हम दूसरी कंपनी से भी इंश्योरेंस लेने जा रहे हैं, या दूसरी कंपनी को ये डिस्क्लोज करना होगा कि हमने इसी प्रॉपर्टी का ऑलरेडी एक इंश्योरेंस करा रखा है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो उस कंडीशन में हमें जो पैसा है वो एक ही जगह से मिलेगा, कंबाइंड होकर दोनों कंपनी हमको पैसा पे करेंगी। अगर हमें दोनों से अलग अलग बेनिफिट चाहिए तो हमें डबल इंश्योरेंस लेना होगा, हमें दोनों को बताना होगा कि हमने पहले से इस प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करा रखा है, उस केस में कंपनी आपको दोनों ही पैसा देंगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। अक्सर लोग इस चीज को भूल जाते हैं, इस चीज को नहीं समझते हैं और 2 अलग अलग 3 अलग अलग कंपनियों से इंश्योरेंस करा लेते हैं और बाद में उसका उन्हें बेनिफिट नहीं मिलता है। तीनों कंपनियों से उन्हें सेम ही अमाउंट मिलने वाला होता है, वो भी कंबाइंड होकर। लास्ट प्रिंसिपल इज दैट मिटिगेशन। Insured should take reasonable step to minimize the loss or damage to insured property. लास्ट प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि अगर हमने इंश्योरेंस लिया हुआ है तो इसका मीनिंग बिल्कुल भी ये नहीं है कि हम लापरवाही बरतें, यानी कि हम अपनी प्रॉपर्टी को बिल्कुल भी ध्यान ना रखें, हम बिल्कुल केयरलेस हो जाएं। अगर हम ऐसा करने जा रहे हैं इंश्योरेंस लेने के बाद तो ये ध्यान रखें इंश्योरेंस कंपनी हमें क्लेम नहीं देने वाली है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कार खरीदी है और अगर कार में आपने लॉक नहीं मेंटेन किया है, आपने बाइक खरीदी है और आपने हैंडल लॉक नहीं किया है और गाड़ी चोरी हो जाती है, तो उस कंडीशन में आपको इंश्योरेंस नहीं मिलने वाला है। इसका मीनिंग क्या है कि आपको हर संभव कोशिश करनी है लॉस को कम मिनिमाइज करने की। जैसे अगर आपका घर है, आपकी फैक्ट्री, आपने फैक्ट्री का इंश्योरेंस कराया हुआ और आग लग जाती है, तो क्या आपने कुछ ऐसा सिस्टम अपनी फैक्ट्री के अंदर रखा है कि आग अगर लग जाए तो उसे कैसे बुझाया जाएगा? क्या आपके पास कुछ ऐसे सिलेंडर आपने रखे हैं आग को बुझाने के लिए? अगर यस तो आपको इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगी। अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो उस कंडीशन में इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा नहीं देने वाली है। तो हमें हर संभव ये कोशिश करनी है इंश्योरेंस लेने के बाद कि रिस्क को, लॉस को मिनिमाइज किया जा सके, यानी हमारा कोई भी पार्ट उसमें प्ले ना हो लॉस को बढ़ाने में। हमने हर संभव कोशिश की हो कि लॉस ना हो, लेकिन उसके बाद भी अगर लॉस होता है तो इंश्योरेंस कंपनी हमें इंश्योरेंस का पैसा पे करेगी। तो दोस्तों ये है इंश्योरेंस और इंश्योरेंस के प्रिंसिपल। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की वीडियो में आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इंश्योरेंस क्या होता है, इंश्योरेंस के प्रिंसिपल क्या होते हैं। अभी आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।